ओके, नाउ बाय द टाइम आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। जितने मॉड्यूल हमने बोले उतने कर दिए, जितने क्वेश्चंस हमने बोले उतने कर दिए। सर हमारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं और अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि सर डीटी कैसे पढ़े, एंड दैट टू सीए फाइनल का डीटी कैसे पढ़े। सर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि सीए फाइनल के डीटी के अंदर में, राइट, सीए फाइनल के डीटी के अंदर में सवाल खड़ा होता है कि बॉस क्या करे, कैसे करे। सर 43 टॉपिक है, मतलब डीटी एक तरफ और बाकी के पूरे सब्जेक्ट एक तरफ, अब ऐसा लगने लगा है, तो इनका स्टडी कैसे करे। सर मुझे पर्टिकुलरली जैसा लगता है मैं आपको वैसा बता देता हूं, हालांकि इसको बेस्ट फॉलो करना ये आपके हाथ में। डीटी कभी भी एक स्ट्रेच में लेके बैठना बहुत बड़ी गलती होगी, तो कभी भी इसे एक स्ट्रेच में लेकर के मत बैठे कि बॉस मैं सुबह से लेके बैठा हूं शाम तक के मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ऐसा मेरे ही सब्जेक्ट के साथ नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ना करें। रीजन बहुत क्लियर कट पहले ही बता देता हूं, क्योंकि एक एंड के बाद बहुत बोर होने लग जाएगा आपको। 3 घंटा 4 घंटा आप रिटेन कर लोगे, उससे ऊपर का रिटेनमेंट नहीं हो सकता इस सब्जेक्ट के लिए। एक बात समझना, पॉइंट पहला, सबसे पहले एग्जाम के लिए आपको, एग्जाम से पहले आपको रेडी रहना है पहली इंपॉर्टेंट चीज के साथ, वो है नोट्स। जो भी टीचर के पास आपने पढ़ा है, सबसे पहले तो उसके नोट्स हर टॉपिक के है या नहीं, जितने क्वेश्चंस उसके मटेरियल में कवर्ड है वो सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको सारे अमेंडमेंट्स पता है क्या। सर भले ही आपने अमेंडेड क्लास लगाए होंगे पूरे के पूरे, बट जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है, आप प्लीज उनके यूट्यूब हैंडल पे जाइए या उनके वेबसाइट पे जाइए या अकेडमी में जाइए और पूछिए कि क्या उनने कोई अमेंडमेंट मटेरियल फर्दर इशू किया है क्या। क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले जब आरटीपी आता है, आरटीपी के अंदर में कुछ और नोटिफिकेशंस और सर्कुलर आते हैं जो रिलेवेंट है सीए फाइनल के लिए, और वो पूरे के पूरे आपके पास होने चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वर्चुअल हो चाहे अदर हो। तीसरा होना चाहिए केस लॉ। आपके पास एक मटेरियल जो होना चाहिए एग्जाम से पहले, वो होना चाहिए केस लॉ। कुछ भी कर लें तो भी करीब 15 से 20 मार्क के केस लॉ के केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एग्जाम से पहले जो रेलेवेंट केस लॉज है वो आपको जरूर पढ़ने हैं, और ये मैंडेटरी पार्ट है। आरटीपी, आपके पास आरटीपी होना बहुत जरूरी है, और आरटीपी होना चाहिए आपके पास पिछले 2 अटेम्प्ट का, मतलब जो अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं उसका, और एक पिछले अटेम्प्ट का आरटीपी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आरटीपी में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस साल के अमेंडमेंट है लेकिन पूछे नहीं गए हैं, और इस साल के अमेंडमेंट है जो अब पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आपको आरटीपी से ही पता चल सकती है। डीटी के एग्जाम से पहले आपको आरटीपी भी देखना बहुत जरूरी है। तो डीटी के एग्जाम के लिए आपके पास इतनी चीजें होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब आपके पास नोट्स के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स। डीटी इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और एक का दूसरे से लिंकअप कुछ नहीं है। इस टाइम पे आपके पास अगर कोई शॉर्ट नोट्स हो या कोई चार्ट्स हो या कोई रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन मॉड्यूल्स हो, अगर आपके पास ये सब है तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट में 10 मिनट में अगर आप चार्ट के थ्रू देख ले, उन नोट्स के थ्रू देख ले, फटाफट चैप्टर क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको छुट्टी रहता है, एक दिन पहले आप सोच के देखिए, आप कोई बड़े बड़े मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट जो मैंने मेरे क्लास में इशू किया आप वो भी नहीं पढ़ सकते। दिस इज द फैक्ट। एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा केस लॉ पढ़ेगा, अमेंडमेंट पढ़ेगा, आरटीपी पढ़ेगा, कि आपके दिए हुए बड़े बड़े मॉड्यूल पढ़ेगा, सब नहीं हो सकता। मेरे खुद के सीए फाइनल में 4 मॉड्यूल है और मैं खुद बोलता हूं कि ये नहीं पढ़े जा सकते। एग्जाम से एक दिन पहले नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने जरूरी है, चार्ट्स होने जरूरी है, या रिवीजन क्लिप किसी के भी होने बहुत जरूरी है जो यूट्यूब पे वगैरह है। जैसे आप देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल सीए विजय सारडा के ऊपर हम लोगों ने रिवीजन मॉड्यूल्स डाल रखा है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यू गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में जाने के बाद आपने सर्च करना है सीए विजय सारडा। सर्च करने के बाद आपने जाना है प्ले लिस्ट के अंदर में। बोलो कहाँ जाओगे? प्ले लिस्ट के अंदर। और प्ले लिस्ट के अंदर में आपको जाना है रिवीजन सीए फाइनल मई एंड नवंबर 19। आपको ये मिल जाएगा।
इसके अंदर मैं आपको सारे रिवीजन जो छोटे छोटे पूरे चैप्टर्स हैं इनके छोटे 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 शॉर्ट रिवीजन हमने बना के रखे। ये सारे शॉर्ट रिवीजन उस चैप्टर के आपके यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। ये तो हुआ रिवीजन के लिए। चार्ट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो vsmartacademy.com। ये मेरे तो है ही, आपके टीचर्स के भी होंगे, तो प्लीज उसे पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरा ही फॉलो करना है, पर जिस भी टीचर का आपको फॉलो करना है प्लीज आप फॉलो करें। रिवीजन नोट्स के लिए t.me/CA विजय सारडा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स मैंने डाल रखे हैं, ऑलरेडी डाल रखे हैं। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे या फिर आपके एग्जाम से पहले मैं डाल दूंगा। देखिए क्लास खत्म होने के बाद अनलेस एंड अनटिल आप मेरे टच में है तो मैं आपको पहुंचाऊंगा कैसे? आप मुझे बाद में फोन करेंगे, मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि सर मेरा तो ये नहीं हुआ, ये वाला अमेंडमेंट कवर नहीं हुआ, वो वाला पार्ट कवर नहीं हुआ, या ये वाला पार्ट कवर नहीं हुआ। ऐसी कई चीजें हो सकती है, समझ के रखिए। टॉपिक इतना वास्ट है, हमें भी पता नहीं होता। कई बार इंस्टीट्यूट कुछ नई चीजें इंक्लूड कर देता है मॉड्यूल में, जो हमको बाद में पता चलता है। अगर हमें आप तक के ये पहुंचाना है तो आपका स्टे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और कनेक्ट होने के आज मैकेनिज्म आपके पास यही है क्लास खत्म होने के बाद, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू देखें या टेलीग्राम के थ्रू देखें। तो नोट्स के लिए आप प्लीज इनके ऊपर जाइए, टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे शॉर्ट नोट्स मेरे अवेलेबल है। टेलीग्राम की खासियत ये है, आज भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो पास्ट में मैंने जितनी चीजें डाल रखी है वो सब कुछ है। इसके अलावा आपको बता दूं, टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है ये मोस्ट अपडेटेड चैनल है, क्योंकि अगर आप मई दे रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर तक के सारे सर्कुलर एप्लीकेबल है, और अगर आप नवंबर 19 दे रहे हैं तो आपको 30 अप्रैल तक के सारे सर्कुलर एप्लीकेबल है। तो जैसे ही जैसे कोई सर्कुलर आता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो मैंने उस पर सर्कुलर्स भी डाल रखे हैं, और वो किससे रिलेटेड है मैंने वो भी डाल रखा है। तो आप वो भी पढ़ते जाएंगे तो आपकी कई चीजें क्लियर होती जाएगी। क्लियर है? तो एग्जाम से पहले आपके पास इतना सब कुछ होना चाहिए। सर पढ़े कैसे, अब ये बता दीजिए। सर मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपने पढ़ने चाहिए असेसमेंट प्रोसीजर। जिस सीक्वेंस में मैं क्लास पढ़ाता हूं मैं उस सीक्वेंस में बता रहा हूं, और ये लॉजिकल भी है। एक बार आप असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ लोगे तो करीब करीब आपके 20 से 30 मार्क का गेम यहीं खत्म हो जाता है। और असेसमेंट रिलेटिवली बहुत ईजी है अगर आप पढ़ लो सीक्वेंस में, तो कि इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। हाँ जी, इसके बाद आप पढ़े कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज चालू करने से पहले आपको कंप्यूटेशन समझेगा, तो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में आप ऑटोमेटिक उनके लिए कंप्यूट कर लेंगे, इनमें कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा आप पढ़े असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, और चौथा आप पढ़े इंटरनेशनल टैक्स। इन शॉर्ट मैं जिस मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूं मैं उसी मॉड्यूल में आपको बता रहा हूं जिसके लॉजिकल सीक्वेंस है। पहले डिपार्टमेंट क्या करता है आपकी इनकम के साथ वो समझे, फिर इनकम कंप्यूट करें, ताकि आप हर बार ध्यान रखें कि आपने कुछ भी गलत किया तो डिपार्टमेंट बैठा है उस चीज को सुधारने के लिए। तीसरा, अलग अलग लोगों की इनकम कैसे निकाली जाएगी, और चौथा, आपकी इंटरनेशनल टैक्स की इनकम कैसे निकाली जाएगी। अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं एक अल्टरनेटिव दे रहा हूं। अल्टरनेटिव है सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स पढ़ ले। इंटरनेशनल टैक्स पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर मैं पूरे डीटी और इंटरनेशनल टैक्स को कंपेयर करूं तो इंटरनेशनल टैक्स ज्यादा इजी है, थियरी है ज्यादा इजी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ डीटीडब्ल्यूए को लेकर के आते हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो पहले इंटरनेशनल टैक्स पढ़ के खत्म कर दे, इसके बाद तू असेसमेंट पढ़, फिर इसके बाद तू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पढ़, और फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज पढ़। ये सीक्वेंस भी तू फॉलो कर सकता है, डिपेंड करता है आपको क्या फॉलो करना है और आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो उसमें। क्लियर है? अगर मैं बहुत इजीली आपको एक पॉइंट सजेस्ट करूंगा, आपने क्वेश्चनेयर और एमसीक्यू सॉल्व करके जाने हैं। सर मे अटेम्प्ट से एमसीक्यू आ रहा है और आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको जैसा कि कहा, मैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पे अब जबकि मेरा ये बैच खत्म होने आ रहा है तब मैं फ्री हो जाऊंगा और मैं रोज इसके ऊपर एक वीडियो बना करके अपलोड करते जाऊंगा, 10 मिनट्स 10 एमसीक्यू, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि एमसीक्यू क्या है और कैसे है। हालांकि अगर आपने अब तक क्लास नहीं लगाया है लेकिन आप एमसीक्यू मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको एक एमसीक्यू बुक बाय कर लेनी है vsmartacademy.com से, और वहां से आप उस बुक से ही, क्योंकि मैं एमसीक्यू लेने वाला हूं तो आप उसके साथ साथ मेरे साथ एमसीक्यू देखते जाइए।
रोज का टारगेट रखिए, जिन जिन सब्जेक्ट में एमसीक्यू है उन सब्जेक्ट के एटलीस्ट 10-10 एमसीक्यू, अगर आप 5-5 मिनट का टाइम निकाल के 10-10 एमसीक्यू भी सॉल्व करते जाते हैं तो आपका 30 से 40 मार्क यहीं श्योर हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलना कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भूल जाओगे और एग्जाम से एक दिन पहले पूरे एमसीक्यू करने बैठ जाओगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो रादर 10 मिनट का आपको ब्रेक है, अगर कोई चैप्टर पढ़ के बहुत बोर हो चुका है 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाओगे। 10-10 एमसीक्यू करके आगे बढ़ा दो, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और ये एक बहुत सीधा तरीका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन लिख के सॉल्व करें। कई जगह बच्चों ने डीटी सिर्फ पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चनेयर होगा, आप उसे सॉल्व करें, प्रोविजन पढ़े उसे सॉल्व करें, डाउट है रिलेटिव टीचर को पूछे कि सर ये क्या है, क्यों है, कैसा है। हर टीचर के नंबर बुक के ऊपर लिखे हुए होते हैं, उन्हें व्हाट्सएप करें और आज पूछे कि सर ये क्या है, क्यों है, कैसा है। हो सकता है अगर टीचर बिजी हो और रिप्लाई ना करे तो आप कहीं और किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं, आप रेफरेंस ले सकते हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी वाला मूड अब लाना बहुत जरूरी है। सर डीटी का रिवीजन कितने दिन में हो जाना चाहिए, मतलब डीटी एक बार पढ़ के कितना हो जाना चाहिए क्लासेस के बाद? टेंटेटिवली मुझे ऐसा लगता है राइट कि आपको डीटी को सेल्फ स्टडी में नहीं तो भी 70 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। देखिए आपने डीटी के क्लास जरूर ज्वाइन कर लिए, अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 70 से लेकर के 90 आवर्स के बीच में आपको देने पड़ेंगे। आपने जो कोई भी क्लासेस ज्वाइन की होगी ये करीब करीब 120 आवर्स या प्लस होगी, नो डाउट। अब आपको खुद को जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको क्वेरीज अराइज होंगे, प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, उसको सोल्व करने में जो आपने टीचर ने मेथड यूज किया है वो आपको देखना पड़ेगा, कोई और मेथड आपको मॉड्यूल में दिख रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। 70 से 90 आवर्स में आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए। सेकंड रीडिंग जो आप डीटी का करेंगे राइट, अच्छा, और ये कब तक हो जाना चाहिए? अगर आप मई 19 दे रहे हैं या आप नवंबर 19 दे रहे हैं तो दोनों केस में बता देता हूं ये आपका कब कब हो जाना चाहिए। सर आपका पहला रीडिंग ये हो जाना चाहिए बिफोर फेब 19, आपका पहला रीडिंग हो जाना चाहिए फेब 19, इससे पहले बहुत जरूरी है एक रीडिंग, तो जाके आप मल्टीपल रीड कर पाओगे। और दूसरा आपका सितंबर 19 तक के हो जाना चाहिए। सेकेंड रीडिंग एक बार फिर आपकी होनी चाहिए, वो होना चाहिए मार्च एंड से पहले। एक्सटेंड करते वक्त कर दो मैं इसे 15 अप्रैल तक, द मैक्सिमम डेडलाइन। मतलब अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, मेरा स्टडी पैटर्न हमेशा से ये रहा है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट एक साथ स्ट्रेच में नहीं ले सकता था। आप दिन में उसे डिवाइड कीजिए, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिकल उठाइए, फिर थियरी उठाइए, फिर प्रैक्टिकल उठाइए। देखिए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो दिन में आपको एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट रोटेट करने पड़ेंगे। अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हैं तो दिन में आपको एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट रोटेट करने पड़ेंगे। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ऐसा अगर आप प्लान कर रहे होंगे कि पहले 15 दिन में पूरा सिर्फ कॉस्ट पढ़ लेता हूं, फिर 15 दिन में पूरा सिर्फ डीटी पढ़ लेता हूं, फिर 15 दिन पूरा मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है और इसमें कभी आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। मैं तो करके देख चुका हूं, आप भी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते भी है, समझो आप ऐसा करते भी है तो वो 15 दिन आपके दिमाग में सिर्फ डीटी रहेगा और आपको बाकी के सब्जेक्ट का टेंशन आता रहेगा। रादर थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा करके सब कुछ अचीव करते जा रहे हैं। पहले वो सब्जेक्ट उठाएं, वो टॉपिक उठाएं जो सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आज आपके पास एग्जाम से पहले टाइम है। एग्जाम के टाइम पे अगर आप वो उठाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं मेरे भाई जो आपके टीचर ने पढ़ाए लेकिन आपको समझ नहीं आया। नाउ कम ऑन, वी आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट्स बॉस। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हो जो आपको टीचर ने पढ़ाया लेकिन समझ नहीं आए। यूट्यूब अवेलेबल है मेरे भाई तेरे पास, सर्च कर, तू बस टॉपिक का नाम डाल, अलग अलग टीचर मिल जाएंगे तेरे को, किसी का भी वीडियो उठा करके देख ले।
किसी का भी वीडियो उठा करके देख ले उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर अवेलेबल है तो बिंदास देख, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को पास होने से मतलब है। टीचर का फेवरेटिज्म बाजू रख, उससे पहले तेरा करियर है, उससे पहले तेरा करियर है, ये ध्यान रख। यहां पे हाँ जी बता रहा हूं, ठीक है। ये है सर, मुझे ऐसा लगता है 45 आवर्स टू 50 आवर्स के अंदर में ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग आपको अब रिड्यूस करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट रीडिंग आप करते रहोगे, पहले में से आपने कुछ क्वेश्चंस बाहर निकाले होंगे, सिर्फ उतने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे, बचे हुए क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देंगे। कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा इजी थे और आपको लगता है एग्जाम से एक दिन पहले मैनेजेबल है, उसको उसके लिए छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड रीडिंग के अंदर में आप उन टॉपिक पे फिर से फोकस करेंगे जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीडिंग इफ पॉसिबल, थर्ड रीडिंग इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुई तो ही आपको करना है मिड अप्रैल तक। ये मैंने यहां तक के दिया है, बट अगर किसी का मान लो मार्च एंड में हो जाता है, कोई एक ग्रुप ही दे रहा होगा तो, राइट, तो थर्ड रीडिंग आपको चालू करना है या तो मिड अप्रैल से एक रीडिंग, और इसके अंदर में आप सब उठाएंगे मिसलेनियस टॉपिक, मतलब सारे छोटे टॉपिक। क्योंकि सेकेंड रीडिंग में आपने सब हार्ड वाले उठाए होंगे, तो थर्ड रीडिंग के अंदर में आप सब छोटे 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 टॉपिक्स उठा लेंगे, उस टॉपिक के सारे छोटे टॉपिक्स उठा लेंगे। छोटे टॉपिक्स का फायदा ये होगा कि ये जल्दी भी कंप्लीट हो जाएंगे और इससे आपका मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। एंड इसको खत्म करने का डेडलाइन मैं आपको देता हूं 20 से 30 आवर्स का। इसको आपको इतने में खत्म करना पड़ेगा सर। ओवरऑल आप देखेंगे ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं 70 से 90 की रेंज में जाएंगे वापस से। मतलब पहले 70 करें, 70 से 90 में पूरा करें, सेकेंड रीडिंग में सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक उठाएं, थर्ड रीडिंग में सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक उठाएं। सर अगेन इसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि अक्टूबर और अक्टूबर मिड अकॉर्डिंगली। सर व्हाट शुड वी डू 1 डे बिफोर एग्जाम? मैं क्या करूं सर? जाहिर सी बात है आप पहला पेपर देके आए होंगे, फॉरगेट अबाउट दैट पेपर। सबसे पहले तो कौन सा पेपर होगा इसके पहले? इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर को छोड़ गए, न्यू सिलेबस वाले इलेक्टिव पेपर को छोड़ करके आए और उस पेपर को भूल जाए। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गो थ्रू अमेंडमेंट्स। किसी भी टीचर का लेक्चर पकड़ो और उसमें अमेंडमेंट्स ढूंढो। अमेंडमेंट्स ये इसलिए जरूरी भी है क्योंकि एक बार अमेंडमेंट्स रिकैप हो गए तो उससे रिलेटेड आप चीजें डील कर पाएंगे। द अनदर थिंग यू शुड डू इज केस लॉ एट सीए फाइनल लेवल। द अनदर थिंग यू शुड डू इज केस लॉ। केस लॉ इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा है कि केस लॉज आपको एज देगा एग्जाम में। मतलब अमेंडमेंट और केस लॉ मिला के ही मैं कहीं ना कहीं 10-15 मार्क को पकड़ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं 10 से 15 मार्क आपका खींच के लेकर के आ जाएगा। बाय दिस टाइम आपके एमसीक्यू डन हो जाने चाहिए, या किसी टीचर ने एमसीक्यू डाले हैं यूट्यूब पे, आपके पास बुक है तो जितने एमसीक्यू आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं मेरी ही बात करूं तो मैंने 1800 एमसीक्यू सिर्फ मॉड्यूल 1 में दे दिया आपको। यस, तो 1800 एमसीक्यू आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे जो बट ऑब्वियस है आपको लग रहा है, आपको जो बहुत क्रिटिकल लगे सिर्फ वही को स्टार मार्क करिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ उसते को स्टार मार्क करिएगा। हाँ, लेकिन एमसीक्यू आपके नजरों से नीचे जाना चाहिए, इसलिए 10 एमसीक्यू का रोज का टारगेट आपको रखना है। आज से भी अगर 10 एमसीक्यू लेके चले आप तो 30 दिन के अंदर में 300 एमसीक्यू का टारगेट आप अचीव कर लेंगे। आप थोड़ा सा भी इसे स्ट्रेच करते हैं 600 एमसीक्यू आप अचीव कर लेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 10 की जगह 20 कर लो तुम, कि सुबह में 10 करूंगा, शाम में मैं 10 करूंगा, आप 600 एमसीक्यू पे पहुंच जाएंगे साहब। आपका पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा उतना ही। और एमसीक्यू आने की वजह से आपके साथ अच्छा नहीं, बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि अब आपको सेक्शन में बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज को। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या करें, उस रात सोने से पहले, ध्यान से सुने, उस रात सोने से पहले सारे मिसलेनियस टॉपिक पढ़ें। मतलब
उस रात सोने से पहले सारे मिसलेनियस टॉपिक पढ़े। अगर मैं डीटी में बात करूं तो चुपचाप पहले इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लो, ये बहुत बड़ा बोझ आपके सर से उतर जाएगा उसी रात। क्योंकि पढ़ना जो है मेन आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यू और बाकी के मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये वो सब छोटे 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 टॉपिक जो है ये फटाफट फटाफट निपटते जाएंगे। और जहां तक के मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल टैक्स के टॉपिक, अगर तुम ईमानदारी से 3.5 घंटा भी बैठ गए तो 4 टॉपिक खत्म कर दोगे। गलत बोल रहा हूं मैं? ईमानदारी से तुमको सिर्फ बैठना है। टीपी की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग डीटीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इक्वलाइजेशन लेवी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये टॉपिक अगर तुम उठा भी लो तो 4 घंटे के अंदर में तुम 3-4 टॉपिक खत्म कर दोगे। तुम्हारा एक बहुत बड़ा बोझ इंटरनेशनल टैक्स का खत्म हो गया, अमेंडमेंट्स का खत्म हो गया, केस लॉ का खत्म हो गया, यू विल बी रिलैक्स्ड। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप सो के आराम से उठ सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 8, ये याद रखिएगा। फ्रेश वगैरह हुई है, अकॉर्डिंगली जो सबसे पहली चीज है जो आपने पढ़ना है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसको क्या करें, इसको कैसे ढूंढे? आप इसके लिए मॉड्यूल उठा सकते हो, आप इसके लिए जो भी आपके क्लास के नोट्स है वो उठा सकते हो, रिलेवेंट टीचर ने आपको क्वेश्चनर इशू किया होगा वो उठा सकते हो, और सीधा टोटल इनकम के प्रॉब्लम में जाना, सीधा टोटल इनकम के प्रॉब्लम में जाना। क्योंकि टोटल इनकम के प्रॉब्लम ही एक ऐसे प्रॉब्लम है बेटा जो सबसे ज्यादा आपके अलग 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 चैप्टर्स कवर कर लेंगे और आपका सब्सटैंशियल रिवीजन हो जाएगा इससे। तो आप सीधे सीधे एक काम करें, एक क्वेश्चन सॉल्व करें, चार्ट होगा तो चार्ट पढ़ लें, शॉर्ट रिवीजन होगा तो शॉर्ट रिवीजन देख लें, एक चार्ट पढ़े फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एक चार्ट पढ़े फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। आपके क्वेश्चन इनकम के करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन यहां पे डील होने चाहिए जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे बाय डिफॉल्ट में। इसके बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, और असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी के बाद रात सोने से पहले आपको एक बार असेसमेंट प्रोसीजर के रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। पूरे नहीं भी हुए तो चलेगा, बट रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ लें, जैसे कि असेसमेंट हो गया, ड्यू डेट्स हो गई, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, ये वाले टॉपिक पढ़ लें, ज्यादा एज मिल जाएगा। कुछ बच भी गया तो यहां आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और यहां पे आपको आपका बैलेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जाम से एक दिन पहले आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, पर हां एक बार मैट में क्या क्या आता है, जो फॉर्मेट बेस्ड है वो पढ़े। मैट में क्या एडिशन में है, क्या डिलीशन में है, एएमटी में क्या एडिशन में है, क्या डिलीशन के अंदर में है, टनेज टैक्सेशन के रेट क्या है, जनरल टैक्स रेट्स क्या है, क्योंकि आदमी छोड़ के चले जाता है, जनरल टैक्स रेट्स क्या है, समझ में आ रही बात? आप ये सारी चीजें करें। कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या है। क्लिक नहीं होता है एग्जाम के टाइम पे, क्लिक करवाइए कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। कुछ बातें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, कीप काम। देखिए पूरा गेम सिर्फ वो 3 घंटे का है, पूरा का पूरा गेम वो 3 घंटे का है। ये 3 घंटे अगर तुमने प्रोफेशनली अच्छे से मैनेज कर लिए तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से जा सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो तुमने पढ़ी नहीं होगी, बस ऐसा है कि वो उस टाइम क्लिक नहीं हो रही होगी। क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो मैं समझता हूं आपने सब कुछ पढ़ा होगा, पर हो सकता है उस टाइम क्लिक ना करें। रिलैक्स, पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा इजी आ जाए तो हड़बड़ में काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए तो डरना नहीं है। शांति से एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार पढ़, कुछ ना कुछ तो देखो जरूर क्लिक होगा बार बार जब वो वर्ड हैमर होगा। लेकिन मेक श्योर ये सारी चीजें आप करें पढ़ने से पहले। देखिए डीटी में फॉर्मूलेस तो नहीं है कि आप उसको रोज रीड कर सके, पर हाँ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे, कुछ चैप्टर्स है जो बहुत बड़े और कुछ चैप्टर्स है जो बहुत छोटे हैं। जो चैप्टर्स छोटे हैं इन्हें चलते फिरते आप अगर कभी भी निपटा लें, चलते फिरते मतलब आप मान लीजिए कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, बोर हो गया, आप एक टॉपिक फटाक से उठाइए, जैसे टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लेंगे, खत्म कर देंगे, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लेंगे, खत्म कर देंगे। उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा हार्ड एंड फास्ट जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा सके। एक बात याद रखिए, जो पहली रीडिंग तुम लोग कर रहे हो वो एज सच बस ये समझना कि मैं वापस से उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, उसमें तुम बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाने जाओगे ना तो भी तकलीफ है। और एक बात समझ लेना मेरे भाई, तू ह्यूमन है, तू रोबोट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो तेरे को बिल्कुल समझ में ना आए, प्लीज उसको छोड़ देना, उसके पीछे दिमाग मत लगाते बैठना। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं और एवरेज स्टूडेंट तो इसलिए बोल रहा हूं।
तू बहुत ज्यादा दिमाग लगा के भी मत चल लेना कि यार मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है, यार अब मैं क्या करूं, और पैनिक नहीं हो जाना, स्ट्रेट अवे छोड़ देना। 43 टॉपिक्स है मेरे भाई, 43 टॉपिक्स है, तेरे को क्या क्या पढ़ेगा और कितना रिटेन करेगा, कैनॉट बी डन। सिंपल सॉल्यूशन, कुछ चीजें बिल्कुल छोड़ के जाना और उसको बिल्कुल तुक्का ही लगाना पड़ेगा आपको कि ये नहीं चाहेगा। मैं आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप सीए फाइनल में है, इसके पहले आपको एक भी अटेम्प्ट लगा है, या आप बहुत दिनों बाद इस कोर्स में वापस आए हैं, ऐसा होता है क्योंकि सीए फाइनल में पहुंचने के बाद आदमी को जब तक पहुंचता है तब तक की जिम्मेदारियां भी बहुत सारी आ जाती है, और वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद फिर उसको अचानक से याद आता है कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें छूटी हुई है और मुझे वापस करना चाहिए। मेरे भी कई दोस्त हैं। आप अगर वापस आए हैं और आप सोचते हैं कि आपने वापस क्लासेस लगा ली, सेल्फ स्टडी कर ली, तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत है, और पूरे ही गलत है। आपका ना साहब पहली बात ध्यान भटकावा है, अब आपकी जिम्मेदारी और प्रायोरिटीज कुछ और है, और आप बहुत दिनों बाद इन गलियों में आए हैं। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा तरीका है। काइंडली ज्वाइन टेस्ट सीरीज। इससे होगा ये कि पोर्शन वाइज जब आप पढ़ेंगे, तो आपका 30%, 30%, 40% या व्हाट्सएवर पैटर्न में भी ये कंप्लीट हो जाएगा, और वो करवा के ले लेंगे, और आपको भी समझ में आएगा इतने दिनों बाद जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है, क्योंकि सीए फाइनल में आने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस छूट जाती है, जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है वो वापस आएगा। आप एग्जाम से पहले अगर 4 एग्जाम दे चुके होंगे तो सोचिए आपका एग्जाम से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले 4 बार उस चीज को फेस कर चुके हैं, 4 बार उस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। तो चुपचाप टेस्ट सीरीज लगा ले। हमारे टाइम पे ये सब कंसेप्ट नहीं थे, पर तुम्हारे टाइम पे है, तो वो 2-5 हजार या 10 हजार या वॉट एवर, उस फीस को रोते मत बैठना, क्योंकि तू सीए बन जाएगा तो उसके बाद तेरी एक साइन ये सब निकाल देगी। कॉस्ट नहीं है बेटा, ये सब इन्वेस्टमेंट है। इन चीजों को देखा नहीं करते। तू बस यही सोच के खुश हो जा तू साइंस स्टूडेंट नहीं है, तो तू वैसे ही बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चल रहा है। तू साइंस स्टूडेंट होता, एमबीए स्टूडेंट होता तो डोनेशन में उतने चल जाते जितने तक तू सीए फाइनल में पहुंचा है। डोनेशन में उतने चल जाते जितने तक तू सीए फाइनल में पहुंचा है। तो इन चीजों पे दिमाग नहीं लगाते। काइंडली सॉल्व प्रॉब्लम, डू नॉट डू दी ऑडिट। मैंने किया था, ये गलती हुई थी, आप मत करें। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है टिक 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 टिक, हाँ ये आ गया, टिक 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 टिक, ये आ गया। ऑडिट में ऑडिट करो, वहां पे तो तुम करते नहीं हो। तुम अकाउंट में ऑडिट करने जाते, एसएफएम में ऑडिट करने जाते, डीटी में ऑडिट करने जाते, निकलता कुछ नहीं। अरे पेपर में तेरे को सॉल्व करना है, टाइम लगा, एक घड़ी ले, टाइम लगा, देख मेरे को कितने देर में लग रहा है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। जब पहली बार तेरे को 20 मिनट लगेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, तेरे को प्रेशर आएगा, तू और सॉल्व करने के मूड में होगा। एक व्हाइट बोर्ड ला, ब्लैक पेन ला, उसमें सॉल्व कर, डस्टर यूज कर, 10 बार उसको सॉल्व कर। कुछ चीजें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तू उस लास्ट स्टेज पे है जिस चीज के लिए तू पिछले शायद 3.5 साल या उससे ज्यादा से मेहनत कर रहा है। एक टाइम था तेरे लिए सीपीटी हार्ड था, एक टाइम था तेरे लिए आईपीसीसी हार्ड था, एक टाइम है तेरे लिए फाइनल हार्ड है। तू निकल जाएगा 6 महीने बाद, खुद हंसेगा कि क्या कोर्स था यार, बहुत ही इजी था, चिल्लर था। आपको भी एक बात तो माननी पड़ेगी, फाइनल इज इजी, बस ये लेंदी बहुत है, बस ये लेंदी बहुत है। आप टॉपिक देखिए, आप आईपीसीसी के हार्डनेस को कंपेयर कीजिएगा और फाइनल के हार्डनेस को कंपेयर कीजिएगा। सर मुझे पर्टिकुलरली लगता है, हो सकता है किसी को ना लगे, मुझे पर्टिकुलरली लगता है फाइनल ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू आईपीसीसी, क्योंकि फाइनल में कई टॉपिक ऐसे हैं जो आईपीसीसी के एक्सटेंशंस ही है। बस यहां वो इतना वास्ट हो जाता है, उसका डेप्थ इतना वास्ट हो जाता है कि आप उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते। लेंदी है, और लेंदी का सॉल्यूशन एक ही है बेटा, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें और ध्यान रखें, आर्टिकलशिप से थोड़ा जल्दी छुट्टी ले। सर आप अपने बॉस से बात कीजिए, बॉस को बोलिए कि मेरा एक बार एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं ऑफिस में 2 महीने आ जाऊंगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता वैसे भी मैं खाली बैठा रहूंगा, मैं तब सर्व कर दूंगा सर आपको। पॉसिबल है तो बात कीजिए और आर्टिकलशिप से थोड़ा जल्दी छुट्टी लीजिए। मेरा मानना यह है
कि अगर आप मई अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके बाहर निकलिए। वैसे भी सितंबर नवंबर तक के आपके ऑडिट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, बाकी सारी चीज़ करके बाहर निकल जाइए। अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अप्रैल तक, मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल तक आप बाहर निकल जाइए। एटलीस्ट आपको 4 महीने लगेगा सारी चीज़ें खुद भी सेटल होने में। कृपया लाइब्रेरी ज्वाइन करें, घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती तो कोई ना कोई लाइब्रेरी जाएं, और लाइब्रेरी वो ढूंढे जिसमें ना आपका यार हो ना आपका प्यार हो। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी वो ढूंढे जहां ना आपका यार हो ना आपका प्यार हो। और कृपया वहां टीचर बनने की कोशिश ना करें, जिसका मतलब लाइब्रेरी में खुद अपने धंधे पे ध्यान दे, किसी और को समझाने में व्यस्त ना रहे। अवॉइड करें, एक कोने में जाकर के बैठ जाएं, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, पर बैठें और पढ़ें। घर में पढ़ाई नहीं होती है बेटा। कुछ लोगों की घर में पढ़ाई होती है तो प्लीज वो घर पे ही बैठे, बाहर ना निकले। पर अब वो मौका है जब तेरे को तेरी स्टडी पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तेरे क्लासेस अब बहुत सारे खत्म हो चुके होंगे मेरे दोस्त, ध्यान दे। अब जो क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं उनमें थोड़ा सा आगे बढ़। लाइफ में कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी जब तक तुम एग्जाम दोगे। हो सकता है फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए, हो सकता है किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपका प्यार बिछड़ जाए, हो सकता है कुछ और तकलीफ आ जाए, हो सकता है। ये सारी तकलीफें आएंगी, और तू सीए कोर्स में आया है तो तेरे को तो बाय डिफॉल्ट आएंगी। बट एक बात समझ लिया, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आया है तो तू उसका टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मेरे को पता है। तू उसका कुछ नहीं कर सकता तो कृपया उस पर ध्यान देना छोड़ दे। रिलेटिव की तबीयत खराब हुई है तो तू डॉक्टर नहीं है तो उस पर तेरा दिमाग लगाना छोड़ दे। आई नो ध्यान जाता है, पर कुछ टाइम पे आदमी को सेल्फिश होना चाहिए। एंड पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहां पे आपको आपका सेल्फिशनेस लाना ही पड़ेगा। योर करियर शुड बी द मोस्ट प्रायोरिटी रादर देन प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज टेम्पररी माई बॉस। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। यू हैव टू बी सेल्फिश इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर करियर इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉब्लम्स तो अच्छा, मेरे को एक बात बता, तू सीए एग्जाम नहीं देगा तो क्या तेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी क्या? या तू टेंशन ले लेगा तो तेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? नहीं होने वाले मेरे दोस्त, तेरे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व नहीं होने वाले। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर देयर फॉर। आपको फोकस करना पड़ेगा, आप क्यों इस कोर्स में हैं, क्यों ये करना चाहते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं ये करूंगा और करके दिखाऊंगा। वो मौका आ चुका है। 3.5 साल या उससे ज्यादा से तुम घिस रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। आज जब एक मौका आया है तुम्हारे हाथ में, माइट भी तुमको नेक्स्ट अटेम्प्ट देने ना मिले, माइट भी तुम्हारी सिचुएशन चेंज हो जाए लाइफ की, तेरे पास ये एक मौका है, तो इस एक मौके को जितना कैपिटलाइज कर सकता है कर ले। ऐसा समझ ले शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट तेरे को लाइफ में देने ना मिले, या नेक्स्ट टाइम तू इस कोर्स के अंदर रहे ही नहीं, भिड़ जा। आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास, आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास, पागलों के जैसे पढ़ने बैठ जा। मेरे को याद है सर, द मैक्सिमम टाइम आई हैव बीन टू स्टडी इज 18 आवर्स इन अ डे। ये मेरे को मेरा याद है कि मैं मैक्सिमम इतना रहा हूं, और 2 दिन करने के बाद मैं बीमार भी पड़ा, नो डाउट, बट मैंने वो भी अचीव किया। क्योंकि मेरे को बहुत हार्ड जाते थे कुछ सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट था कॉस्टिंग, और इसका मेरे को रिलेटिवली थोड़ा हार्ड जाता था, मेरे को हार्ड जाता था। मैं कॉस्टिंग का प्रॉब्लम देखता था, मैं आपको इसके पहले भी बोला शायद, मेरे को समझ ही नहीं आता था उसमें करना क्या है। मतलब मेरी उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई थी, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो इन चीज़ों पे एज लाने के लिए करें। और सर प्रॉब्लम्स अगर है तो उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपके पेरेंट्स को खुशी ज़्यादा तब होगी जब आप सीए बन जाए रादर देन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के लाएं। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आज और कल या कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा, पर ये जो अटेम्प्ट की डेट चले गई, ये वापस नहीं आने वाली, ये पीरियड वापस नहीं आने वाला। एंड एक टाइम पे ध्यान रखें, सीए फाइनल तक पहुंचते पहुंचते एक और चीज़ होती है, आदमी को पैसे कमाने का सोचता है, क्योंकि 4.5 साल की गरीबी वो देख चुका होता है। तो अब उसको सोचता है कि यार मैं पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैं आपसे बस बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ सर, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को देखने जाओगे तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल मिस हो जाएगा। मत करें। कितना कमा लोगे कर करके? 1 लाख, 5 लाख, यही सीए बन के ना तुम इससे 4 गुना ज्यादा कर सकते हो। तो फोकस करो पढ़ने पे, क्योंकि बेटा एक उम्र के बाद ना तू कमा तो लेगा,
तेरी उम्र अगर 24-25 हो गई तो कमा जरूर लेगा कोई ना कोई कंपनी में, पर उस टाइम पे फिर पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई तो फिर सब खत्म हो जाता है सर। फिर दोबारा आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार पैसे कमाने की आदत हो गई तो आप फिर से एजुकेशन में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप आ सकते हो। तो हर प्रॉब्लम को छोड़, सारी चीज़ें छोड़, और तू तेरे सिर्फ धंधे पे ध्यान दे, इसके अलावा कुछ भी लगे, राइट। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ और पॉइंट अगर आपको लगता है डिस्कस करने चाहिए तो। फॉर दिस टाइम, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।